लेकर जाता हूं कि अंशुल साहब, ये सर्वे एक नेक टू नेक फाइट दिखा रहा है आपके और बीजेपी के बीच में। क्या लगता है आपको, कितना इनकरेजिंग लग रहा है ये आपको कि क्या पिछली बार की तरह भी इस बार कांटे का मुकाबला होगा, और कौन से वो बिंदु होंगे, वो पहलू होंगे? बहुत सारे सवाल हमने जनता के देखे जहां पर उन्होंने अपने जवाब दिए। कितना आसपास लग रहा है ये आपकी उम्मीदों के? मुझे लगता है कि अभी चुनाव में 4 महीने बाकी हैं और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा तो जो मध्य प्रदेश है वो बाइपोलर पॉलिटी होएगा। इसमें जो बीएसपी को अभी वोट दिख रहा है वो बीएसपी का वोट कम होके भाजपा के विरोध में पड़ेगा, उसका फायदा हमें होगा। और धीरे 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 कर्नाटका में भी यही कहा गया था कि नेक टू नेक फाइट है, और अंत तक जब नतीजे आए तो आपने देखा कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भी कुछ उसी राह पे जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी ऑलमोस्ट कर्नाटक या उस तरीके के नतीजे आएंगे। तो छोटा सा जवाब था लेकिन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक कॉन्फिडेंट जवाब। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या ये सर्वे का सही तस्वीर मध्य प्रदेश की पेश कर रहा है? बातों में होता है कि वहां नेक टू नेक मुकाबला हो सकता है, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो मुकाबला देखने को मिला था, तब से अब तक में क्या बदला? नहीं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को लेकर अब ये कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां चुनौती बहुत कठिन है। बस एक चीज मैं कह दूं, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता होंगे, जो प्रवक्ता होंगे, या उनके लिए सदिच्छा रखने वाले लोग होंगे, वो आजकल कर्नाटक से तुलना कर दे रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक की कोई राजनीतिक तुलना नहीं। कर्नाटक दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे मजबूत गढ़ भले है, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी वहां अपने बूते सरकार नहीं बना पाई। नंबर 1, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां जनता दल सेकुलर जैसी एक तीसरी पार्टी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। करीब 40 से 50 विधानसभा सीटों पर उसका बहुत प्रभाव था। जो सबसे बड़ी चीज थी कि एक सेकुलर वोट बैंक, उसमें भी हम अगर बहुत स्पष्ट तौर पर कहें कि मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन एक तरफ हो जाना, वो एक बड़ी बात थी। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज तो कर्नाटक में भी जस का तस था। कांग्रेस की सफलता बड़ी हो गई। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जमीनी आधार बहुत मजबूत है। कितना मजबूत है कि जब कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव में जीत भी गई कुछ सीटों के अंतर से, तो भी मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का अधिक था। 2018 का जो चुनाव था शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद कठिन चुनाव था। एंटी फॉरवर्ड सेंटीमेंट था। उस वक्त जो उनके कुछ बयान थे वो भाजपा के कोर वोटर को परेशान करने वाले थे। उस वक्त बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी, चाहे किसानों पर गोलियां चलने का मसला हो या दूसरी चीजें हो। इस वजह से भी एक वो स्थिति बनी। दूसरा, लंबे समय तक जब एक ही चेहरे को लोग देखते हैं तो उसमें बदलाव की इच्छा होती। इसके बावजूद कांग्रेस उस स्थिति में नहीं पहुंच पाई। अभी क्या बदलाव हुआ? अभी कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं हुआ। और 1.5 साल से करीब 1.5 साल की जो सरकार कमलनाथ जी की चली, उसने एक तरह से कहें कि वो कुशन दे दिया है। वो एक ऐसा जिसको कहते हैं ना, गुंजाइश दे दी है जो भाजपा के लिए बेहतर हुई। लेकिन उसके बावजूद भाजपा की चुनौती बड़ी है। केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत कोशिश की, कई नए प्रयोग करने की कोशिश किए कि क्या शिवराज जी की जगह कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, ऐसे ऐसे कई नामों की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुझे लगता है कि ये जो सर्वे दिखा रहा है वो मध्य प्रदेश की सही कहानी दिखा रहा है। लेकिन यहां एक बात समझिए, कांग्रेस के पास भी कुछ भी प्लस नहीं है। शिवराज से कमलनाथ का चेहरा किसी भी स्थिति में मजबूत नहीं दिखता है। कोई नया नेतृत्व तो नहीं है कांग्रेस के पास भी, कोई ऐसा भरोसा नहीं है, कोई ऐसा अभियान अभी तक नहीं चला है। और मध्य प्रदेश से नरेंद्र मोदी के अभियान शुरू करने के बाद जो यूसीसी बड़ा मुद्दा होगा या दूसरे जो बड़े मुद्दे होंगे, उसका परिणाम अभी देखना बाकी है। वहां तो कोई विपक्षी एकता भी नहीं काम करेगी। विपक्षी एकता, यूसीसी जैसे मुद्दे, राज्य के अंदर कमलनाथ और शिवराज की टक्कर, कमलनाथ क्या वो फिर से चुनौती पेश कर पाएंगे? खैर, यशवंत जी जुड़ गए हमारे साथ। यशवंत जी, तो ये सर्वे जो है अभी एक शुरुआती सर्वे है, लेकिन क्या माने कि तस्वीर कुछ इसी तरह की बनती? हर्षवर्धन भी कह रहे हैं कि चुनौती है, कड़ी है बीजेपी के लिए, लेकिन फिर भी इस सर्वे की माने तो आपने तो मतलब यहां देखा जाए 2 सीटें ज्यादा दे रहे हैं आप कांग्रेस को बीजेपी के ऊपर। धन्यवाद। देखिए, ट्रैकर है, ट्रैकर तो हमारा रोज चलता है। अभी आंकड़े कुछ सामने आए हैं, लेकिन ट्रैकर का मतलब होता है आज और अभी के समय में
आपका स्थिति क्या है। अब आज जो हम आपका ब्लड प्रेशर नाप करके आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल या ब्लड प्रेशर आपका बताएंगे, वो आज से 3 महीने बाद भी वही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उस समय का जो होगा वो हमारे ट्रैकर में उस समय पता लगेगा। लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें कुछ चीजें बहुत साफ हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि मध्य प्रदेश उनका संगठनात्मक राज्य है, जो सन 52 से भारतीय जनसंघ के बनने के बाद से दरअसल मध्य भारत ये उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी, कोर इलाका रहा है, जहां पे उनका संगठन मजबूत रहा है। वहां पे चेहरे उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते जितना संगठन महत्वपूर्ण होता है। तो एक ये कारण है जिसके कारण 20 साल की इनकम्बेंसी के बावजूद भी, जिसमें से 1.5 साल आप हटा दीजिए अगर कमलनाथ जी जो बीच में मुख्यमंत्री बने थे, उसके बावजूद भी अगर 40% से ऊपर उनका वोट शेयर अभी भी दिखाई दे रहा है, तो वो बेसिकली उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। लेकिन उनके लिए समस्या जो है वो 2 है। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है वही उनकी अब सबसे बड़ी समस्या ये बन गई है, क्योंकि चंबल में और बघेलखंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैक्शन के लोगों को लेने के बाद में जितनी बड़ी तादाद में उनके पास में इंपोर्टेड नेता आए हैं, वो भाजपा के संगठन में अपने अलग तरीके से दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जिन लोगों से 15-20 साल 25 साल राजनीतिक लड़ाई भाजपा के संगठन के लोगों ने लड़ी, रातों रात उनको अपने खाने में उनको अपना नेता बनाकर उनके लिए प्रचार करने लगना, ये इतना सहज और सामान्य नहीं है। और ये दिक्कत बीजेपी की बढ़ने वाली है, क्योंकि हमने कर्नाटक में इसके दुष्परिणाम देखे, जो इंपोर्टेड नेताओं के कारण बीजेपी की अपनी इंटरनल प्रॉब्लम जो रही, बावजूद इसके कि कर्नाटक में बीजेपी के वोट शेयर कम नहीं हुआ, जेडीएस का वोट कांग्रेस को गया, उसके कारण वो स्वीप कर गए, लेकिन संगठनात्मक प्रॉब्लम इंपोर्टेड नेताओं के कारण बीजेपी का एक सिरदर्द है, जो मध्य प्रदेश में खासतौर पर चंबल में और बघेलखंड में ये दिखाई दे रहा है। अभी से बीजेपी के नेता उसे कैमरे के सामने स्वीकार करें चाहे न करें, लेकिन ये उनकी दिक्कत है। तो ये दोनों ही तरीके से ये चीजें काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो वरदान साबित हो रहा है अभी फिलहाल इस लड़ाई में, वो कमलनाथ का ही लीडरशिप और उनका चेहरा ही साबित हो रहा है, क्योंकि अनलाइक कांग्रेस की जो छवि एक भारत में राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से देखें तो शायद पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि आप इस मुल्क में आप प्रो माइनॉरिटी, प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स या प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले की प्रोफाइल लेते हुए आप चुनाव बहुत आसानी से जीत सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ममता बनर्जी जीती हैं, अरविंद केजरीवाल और तमाम लोगों ने बीजेपी को हराया। लेकिन 10 साल में खासतौर पे लगभग एक बदलाव आ गया है कि इस मुल्क में अब एंटी हिंदू छवि को लेकर के आप चुनाव शायद नहीं जीत सकते। ये आपके लिए कठिन काम है। और कांग्रेस के साथ में दिक्कत बहुत बड़ी उनके ओवरऑल प्रोफाइलिंग की हो गई है बीजेपी के कैंपेन के कारण, जो बीजेपी सफल रही है इसमें, कि उन्होंने लार्जली कांग्रेस को एक तरह से प्रो माइनॉरिटी के बजाय एंटी हिंदू पार्टी की तरह से ट्रीट करने में उन्होंने उसमें सफलता हासिल की। कर्नाटक से बदलाव हुआ है थोड़ा सा, और मध्य प्रदेश में चूंकि कमलनाथ जी एक बहुत एग्रेसिव हिंदू पोस्टरिंग के साथ में अपनी पार्टी की लाइन और लेंथ से बिल्कुल अलग हटके बैटिंग कर रहे हैं, ऐसे में शायद वो उनके लिए फायदे का सौदा है, प्रोवाइडेड वो अपने कैंपेन पे लगे रहें, मेहनत करते रहें, और प्रोवाइडेड उनके मित्र, उनके सहयोगी दिग्विजय सिंह कोई भी बयानबाजी ना तो यहाँ पर जैसे आपके सर्वे में भी जब सीएम की पसंद कौन, तो 37% लोगों के लिए शिवराज हैं, तो 36% के लिए कमलनाथ है। बहुत क्लोज है ये मुकाबला। शिवराज के लिए कह लें कि चलिए आप लगातार 20 साल हो गए, एक चेहरा है, और आप कितना भी अच्छा काम करें, जो भी करें, तो जनता को फिर कुछ चीजें दिखने लगती हैं। लेकिन कमलनाथ के लिए कौन सा फैक्टर काम करता है? मैं मानता हूं आपकी बात कि उन्होंने पीछे से मेहनत की है, पिछले 5 सालों में भी 1.5 साल सरकार चलाई, और जिस तरीके से सरकार बदली, एक सिंपैथी फैक्टर भी जा सकता है जो उनके कोर वोटर होंगे। लेकिन फिर भी क्या चीज होगी जो उन्हें प्लस बनाएगा? क्योंकि इस बीच शिवराज सिंह ने भी अपने लेवल पे बड़ा काम कर लिया है। देखिए, कमलनाथ जी की राजनीति जमीनी नहीं है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं। आप राजनीतिक विरोध कर सकते हैं किसी का, लेकिन उसको डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते उस चीज से। 77 के चुनाव में पूरे मुल्क में कांग्रेस की नॉर्थ इंडिया में सुपड़ा साफ हो गया था, तब भी कमलनाथ जी अपनी सीट पे जीत करके लोकसभा में पहुंच गए थे। मेरा मानना यह है कि उन्होंने क्या किया है ऐसा, ये तो इसी बात से क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी लोकसभा सीट पर पिछले
40 साल से लगातार जीत रहे हैं या अपने परिवार के लोगों को जिता रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। नंबर एक चीज, 2014 में जब बीजेपी जीती तो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो सदन के सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति को बनाया जाता है, कमलनाथ जी थे जिन्होंने सबको शपथ दिलाई। तो वो उनकी वरिष्ठता या उनकी जमीनी राजनीति के ऊपर कोई शक या अंदेशा नहीं किया जा सकता। अंदेशा जरूर कांग्रेस के व्यक्ति अपने इंटरनल स्क्वैबल्स की जरूर होता है, कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई बितरगाह, और साथ में वहां पे जो एक विचित्र किस्म की राजनीति दिग्विजय सिंह जी की चलती रहती है, जिसमें वो उनके अपने बयान अलग किस्म का विरोधाभास खड़ा करते हैं, और उसके कारण उनको नुकसान उठाना पड़े या उसके कारण कोई दिक्कत हो जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मुझे लगता है कि शिवराज जी की छवि अपने काम, अपने लगातार प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में उनके किए गए कामों के कारण बनी है। तो कमलनाथ जी की छवि केवल एक लॉन्ग टर्म सीनियर लीडर जो कि अपने 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 तरीके से जमीन की राजनीति करता रहता है, उस लॉन्गिविटी के कारण उनकी भी छवि अपनी जगह पे बनी है। जी, एक और सर्वे का जो